हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर चल रहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसमें बात करते हैं हम मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट क्या होते हैं? जो बॉडी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उन बॉडीज को हम सैटेलाइट बोलते हैं बच्चों। सैटेलाइट मोशन, सैटेलाइट की मोशन की बात कर रहे हैं। द बॉडी विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट, द बॉडी विच मूव्स अराउंड ए प्लैनेट। जैसे प्लैनेट में हमने अर्थ ले ली, तो अर्थ के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व करती हैं उन बॉडीज को बोलते हैं मेरे बच्चे सैटेलाइट। द बॉडी विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट, और प्लैनेट में हमने क्या लिया है? अर्थ, इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो इसका मतलब अर्थ हमारी एक प्लैनेट है। अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करती है बॉडी, उन बॉडीज को बोलते हैं मेरे बच्चे सैटेलाइट। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ का जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और मून की रेडियस होती है राजा बेटा अर्थ की रेडियस के नियर अबाउट 1/4। अर्थ की रेडियस के मून की रेडियस ऑफ अर्थ की 1/4 है लगभग। एक्चुअल में रेडियस ऑफ मून 1738 किलोमीटर, 1738 किलोमीटर ये मून की रेडियस है। और मून की अर्थ के अराउंड, जैसे ये हमारी अर्थ है, क्या है मेरे बच्चे? अर्थ। और अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में ये कौन? मून क्या कर रहा है? ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट अर्थ की, इस मून की ऑर्बिट अर्थ के अराउंड में, ये बता दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस मून की जो रेडियस होगी, इस मून की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मून, इस मून की रेडियस क्या होगी मेरे? रेडियस ऑफ मून, मून की रेडियस होती है मेरे बच्चे 1738 किलोमीटर। क्लियर है? और इस ऑर्बिट में, अर्थ की इस ऑर्बिट में मून एक परिक्रमा, एक बार कंप्लीट ऑर्बिटल मोशन में इस मून का टाइम पीरियड होता है मेरे बच्चे 27.3 डेज। 27.3 डेज, इसको हम 1 ल्यूनर मंथ बोलते हैं बच्चों। 1 ल्यूनर मंथ, ठीक है ना? टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 27.3 डेज। ये बात लिखी है मैंने, यहां रही। और मून की सरफेस पर, कहां पर? जैसे अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू जी है, तो इस मून की सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है, मून सरफेस पर, मून के सरफेस पर जी की जो वैल्यू है, जी एम कह सकते हैं हम। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून सरफेस पर जी की वैल्यू होती है, अर्थ सरफेस पर जो जी की वैल्यू है उसकी 1/6 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1/6 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो जी का मान होता है, मून की सरफेस पर जी का मान अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू के 1/6 टाइम्स होता है। और रेडियस मून की अर्थ की रेडियस की लगभग 1/4 टाइम्स। मास ऑफ मून, इस मून का जो मास होता है इस अर्थ के मास का लगभग अप्रोक्सीमेटली 1/80 टाइम्स है। मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। इस मून का जो मास है, मास ऑफ मून, अर्थ के मास का, मान लो अर्थ का मास m है बच्चों, तो मून का मास जो होगा, मास ऑफ मून m इज इक्वल टू अर्थ का मास अपॉन 80 टाइम्स। मतलब मून का जो मास होगा वो अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स है।
और इस मून की अर्थ सरफेस से ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या मेरे बच्चे, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सरफेस 3,84,000 किलोमीटर। जरा आंखें खोल करके देख लो बच्चों, अर्थ सरफेस से मून तक की डिस्टेंस जो होती है, ये वाली डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से चंद्रमा तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। इस बात को आप तैयार कर लो। और ऑर्बिट में जब मून इस ऑर्बिट में घूमता है, इस मून की ऑर्बिट में घूमने की स्पीड जो होती है कितनी है, 980 मीटर पर सेकंड। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी 980 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब मून इस ऑर्बिट में एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलता है, 1 किलोमीटर चलता है डिस्टेंस। मींस ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ऑर्बिट में इस मून के इस ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोशन करने की जो स्पीड होती है मेरे बच्चे 980 मीटर पर सेकंड, और ये लगभग 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है ये बात? फिर से सुन लीजिएगा बच्चों, सैटेलाइट मोशन की बात कर रहा हूं। द बॉडी विच मूव्स अराउंड ए प्लैनेट, प्लैनेट में हमने क्या ले लिया है, अर्थ, इज कॉल्ड सैटेलाइट। प्लैनेट के चारों ओर जो बॉडी रिवॉल्व करती हैं, उन बॉडीज को हम सैटेलाइट बोलते हैं। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ मून इज 1738 किलोमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ 27.3 days, and the value of G on the moon surface 1/6 times value of G on the earth surface। मून के सरफेस पर जो G का मान है वो अर्थ सरफेस पर G की वैल्यू के 1/6 टाइम्स होती है। मून का जो मास है, मास ऑफ मून अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स होता है बच्चों। मून की अर्थ सरफेस से जो डिस्टेंस होती है 3,84,000 किलोमीटर। ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करते, ऑर्बिटल मोशन करते हुए मून की ऑर्बिट में मूव करने की स्पीड, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 980 मीटर पर सेकंड, नियर अबाउट 1 किलोमीटर पर सेकंड। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसकी ऑर्बिट में घूमने की स्पीड क्या होगी, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना बच्चों। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, बड़े काम की चीज है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट काम की चीज है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लेना। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है ऑर्बिटल मोशन पर, और एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पर और एक एस के वेलोसिटी पर। मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। जैसे हमारा ये तो कोई प्लैनेट है, प्लैनेट में जैसे हमने क्या ले लिया, अर्थ। ये अर्थ मान लो आप इसको, ये कोई प्लैनेट है। अर्थ को मेरे ख्याल से सन का एक प्लैनेट ही तो है, अर्थ प्लैनेट है हमारी, ये अर्थ एक प्लैनेट है। और अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, ये h हाइट पर कोई सैटेलाइट है ये वाला, और ये सैटेलाइट अर्थ से h हाइट पर, इसकी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। कौन? सैटेलाइट। अर्थ सरफेस से इस सैटेलाइट की हाइट कितनी है, h। सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से लेकर के इस सैटेलाइट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r। स्मॉल r इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली स्मॉल r। ये जो स्मॉल r लिखी है ना, अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट के सेंटर तक की डिस्टेंस है। स्मॉल r को लिख सकता हूं मैं रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है RE, और ये क्या चीज है, h। तो स्मॉल r बराबर क्या लिखेंगे, RE प्लस h। ठीक है ना। कैपिटल M क्या लिया है मेरे बच्चे आपने, दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट मींस अर्थ। ME इज द मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ प्लैनेट मींस अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास है, D मीन डेंसिटी है अर्थ की, इस प्लैनेट की मीन डेंसिटी है D,
डेंसिटी ये जी किसके लिए है? प्लानेट के लिए बच्चों। h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो स्मॉल r क्या हो गया? स्मॉल r बराबर हो गया आर ई प्लस h, ये रहा डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लानेट। जब ये सैटेलाइट प्लानेट के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, सोचो जरा दिमाग से, तो इस सैटेलाइट के लिए सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स। भाई जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस बॉडी पर उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक फोर्स की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। तो इस सैटेलाइट को प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स। तो ये सेंटीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? एक्चुअल में इस प्लैनेट के द्वारा इस सैटेलाइट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंटीपिटल फोर्स। मतलब इस प्लैनेट के द्वारा इस सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए किसका काम करेगा? सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। यही बात हमने लिखी है। देखो जरा ये फिगर देख लीजिएगा और ये पॉइंट देखो। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट एक्ट्स एज द सेंटीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। मतलब इस प्लैनेट के द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इस किसके द्वारा? प्लैनेट के द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन के लिए किसका काम करेगा? थ्योरेटिकली वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो इस प्लैनेट के द्वारा इस सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लिखा है g इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन प्लैनेट से सैटेलाइट के सेंटर तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जब लिखोगे, सेंटीपिटल फोर्स किसे चाहिए? प्लैनेट को चाहिए या सैटेलाइट को? परिक्रमा कौन कर रहा है? ऑर्बिट में कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। तो सेंटीपिटल फोर्स किसे चाहिए? सैटेलाइट को। तो सेंटीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में मास किसका लिखोगे? सैटेलाइट का। सैटेलाइट का मास कितना माना है? स्मॉल m। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो प्लैनेट ने सैटेलाइट पर लगाया है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स। इस प्लैनेट के द्वारा इस सैटेलाइट पर लगने वाला ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड सेंटीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। किसके लिए? सैटेलाइट के लिए। इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स फॉर सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मास लेंगे ना यहां पर, तो स्मॉल m इंटू ऑर्बिट में घूमने की स्पीड सैटेलाइट की mv² अपॉन r। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, इसमें से एक स्मॉल r से एक स्मॉल r कैंसिल हो गया। तो जरा गौर से देख लो ध्यान से, यहां से क्या बचेगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। भाई m से तो m गया, स्मॉल r से स्मॉल r गया, तो क्या बचा? v ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपॉन r बचा बच्चों। यहां पर देख लो जरा अगले पेज पर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, इस फिगर को मैं यहां भी बनाई दे रहा हूं। देखो यहां पर, यहां देखिए जरा गौर से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किए दे रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। आपने कहा है ये तो मेरे बच्चे प्लैनेट है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का मास me, ये अर्थ ली है आपने, अर्थ को क्या बोला है? प्लैनेट बोला है। अर्थ की रेडियस यहां से यहां तक की हो गई re, अर्थ सरफेस से h हाइट पर, ये कोई क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या कर रहा है? इसकी ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है।
तो इस सैटेलाइट पर जिसका मास स्मॉल m है, मेरे बच्चे ये क्यों कौन है? सैटेलाइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मास सैटेलाइट का स्मॉल है, तो जब ये सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमेगा तो इस सैटेलाइट को, जब ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर, प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा तो इसे क्या चाहिए? सैटेलाइट को ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? इस प्लैनेट के द्वारा इस सैटेलाइट पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिएगा जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट के द्वारा किस पर? सैटेलाइट पर कितना लगा? F = G m e इंटू स्मॉल e अपॉन इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस को आपने क्या लिया है? स्मॉल r मान लो, ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस। और स्मॉल r बराबर मैं यहां लिख रहा हूं, स्मॉल r बराबर r e प्लस h, जब जरूरत पड़े तो ये लिख देना, अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट के द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। तो ये मास किसका लिया है हमने? सैटेलाइट का, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे चाहिए? सैटेलाइट को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में हम मास सैटेलाइट का ही तो लिखेंगे मेरे बच्चे। इस m से ये m कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो कितनी बची, यहां से v² इक्वल टू G m e अपॉन स्मॉल r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √Gme अपॉन स्मॉल r। क्लियर है ये बात? स्मॉल r की जगह पर जरूरत पड़े तो क्या r प्लस h लिख सकते हो। इस gm की जगह पर क्या लिख दूं राजा बेटा? gm ये बराबर होता है gr², जानते होंगे, क्योंकि स्मॉल g और कैपिटल g में रिलेशन पहले पढ़ चुके हो। मैं यहां लिख दूं बच्चों स्मॉल g और कैपिटल g में रिलेशन, स्मॉल g बराबर Gme अपॉन re²। तो gm की जगह पर, इस gm की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? gm बराबर gr²। तो यहां पर gr² अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R को बाहर ले लो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √G इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r इक्वल टू, इसमें से कैपिटल R को बाहर लो, √G अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r की जगह पर जब आपको जरूरत पड़े तो ये लिख लेना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहां पर ये रहा, ऑर्बिटल वेलोसिटी √Gm अपॉन r, या इस gm की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? gr², एक कैपिटल R को बाहर ले लिया, √G अपॉन r। दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इज रेसिप्रोकल ऑफ √r। ये रिलेशन याद रखना। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h। ये जो फॉर्मूला है h के सभी मानों के लिए सही है। इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सैटेलाइट है अर्थ सरफेस के बहुत पास में परिक्रमा करे, मतलब सैटेलाइट बहुत ज्यादा दूर ना होकर के अर्थ सरफेस के बहुत पास होता, h की वैल्यू बहुत कम होती, तो उस केस में ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के लगभग बराबर लिखते। इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग very close to the earth surface, that is h is very less than r, then small r is approximately equal to capital R। जरा गौर से देख लो, ठीक से मैंने जो फिगर बनाया है, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में होता तो h की वैल्यू कम होती, h बहुत कम होता, और h जब बहुत कम होता तो कैपिटल R और स्मॉल r को हम लगभग बराबर लिखते। इस फॉर्मूले में हम कैपिटल R लिख दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको कैपिटल R लिखेंगे, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये बात अच्छे से याद रखना। तो इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख देना, फॉर्मूला लगेगा VO इक्वल टू √Gme अपॉन r, और Gme की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? gr²। तो यहाँ पर gr² अपॉन r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा,
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा रूट जी आर, रूट इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मास के टर्म में ये रहा, ठीक है ना, स्मॉल जी, और अर्थ की रेडियस के टर्म में ये रहा। कोई डाउट? ये फिगर हटा सकता हूं बच्चों, दिमाग में बना होगा। मैं बात कर रहा हूं क्या मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं व्हाट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। इस फिगर को बच्चों फिर से मैं बना रहा हूं, आप अगर दिमाग का यूज करें तो जरा गौर से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है नहीं, अराउंड द प्लैनेट। जैसे ये तो हमारा प्लैनेट है बच्चों, प्लैनेट में हमने क्या लिया बेटे, अर्थ। कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ की रेडियस है मेरे बच्चे, कैपिटल आर। अर्थ सरफेस से h हाइट पर ये कोई सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट ऐसे अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। मान जाइए आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये रही, और इस पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेट फोर्स इस सैटेलाइट पर किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। और नेट फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये भी बात समझ लो। ये कौन है, सैटेलाइट है। क्या है बेटे, सैटेलाइट। इसका मास स्मॉल है। जब ये एक कंप्लीट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, तो इसके एक बार ऑर्बिट में घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा बराबर 2π/T, जानते हो, और एक रिलेशन जानते हैं हम, v बराबर r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन r। तो इस ओमेगा की जगह पर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख दूं तो टाइम पीरियड निकल आएगा। यहां से देखो, t को मैं यहां ला रहा हूं, ओमेगा को यहां ला रहा हूं, तो t बराबर क्या हो गया, यहां से देखना, t को यहां और ओमेगा को यहां, 2π/ओमेगा। और ओमेगा की जगह पर लिख रहा हूं मैं 2π/ओमेगा की जगह पर ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन r को ले रहा हूं मैं अपॉन r। इस r को ऊपर ले जाओ बच्चों, तो टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। जरा गौर से देखो। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान है, मास के टर्म में तो ये था रूट gm me अपॉन स्मॉल r, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2πr रूट r अपॉन gm। ये जरा गौर से देख लो, ये क्लियर है। 2πr, ये r ऊपर पहुंचेगा, रूट चढ़ा हुआ है पूरे पर, ये रूट चढ़ा हुआ है बच्चे, ये r ऊपर पहुंचा तो रूट r अपॉन gm। यहां तक क्लियर है। इस gm की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, और यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर इस रिलेशन को मैं यहां लिख रहा हूं 2π स्मॉल r, ये 2π स्मॉल r ये रहा, और स्मॉल r अंदर है ये। और इस gm की जगह पर, इस वाले gm की जगह पर, इस gm की जगह पर gr स्क्वायर लिख रहा हूं अपॉन gr स्क्वायर लिख रहा हूं। एक r को बाहर लूंगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन कैपिटल R अंदर रूट स्मॉल r अपॉन g, और स्मॉल r क्या है, अपॉन सी डिस्टेंस है। ये जो स्मॉल r देख रहे हैं ना आप, फिगर को देख लो और ये देख लो, स्मॉल r क्या है, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है। स्मॉल r देखो, ये वाली डिस्टेंस है बच्चों, अच्छे से समझ लो। और स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R प्लस h। इस बात को ठीक से समझो, ठीक से समझ आ रही है मेरी बात, बोलो मेरे बच्चे। जरा इस फॉर्मूले को और देखो एक बार, और इस वाले फॉर्मूले को, यहां से इस r को मैं अंदर ले जा रहा हूं। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2π रूट r³ अपॉन GME। ये जरा फॉर्मूला देखो, मेरे ख्याल से ये केपलर थर्ड लॉ है,
ये केपलर्स थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। ये केपलर का तीसरा नियम बताया था मैंने प्लैनेट के लिए। क्या बेटा, ये केपलर्स थर्ड लॉ था शायद। तो केपलर्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। प्लैनेट, अगर कोई प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो उसके लिए केपलर थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। अगर कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर परिक्रमा रिवॉल्व कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तब भी केपलर का तीसरा नियम सही है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन एटम की ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा हो, तब भी उसके लिए केपलर थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। इस बात को याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे आप। क्लियर है ये बात? यहां तक बात बच्चों क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर ये h की वैल्यू, क्या बेटा, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, देखो ये लिखा है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r देन स्मॉल r इज कैन रिटन एज कैपिटल R। अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है तो स्मॉल r को कैपिटल R लिख देना। स्मॉल r को कैपिटल R लिखेंगे मेरे बच्चे, तो जरा गौर से देखो, स्मॉल r को कैपिटल R लिखेंगे तो इस कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, तो कैपिटल R से कैपिटल R कट गया तो रिलेशन क्या आएगा, 2 पाई रूट कैपिटल R अपॉन जी, ये रिलेशन आएगा। ये फिगर हटा रहा हूं बच्चों, मैं ये वाला फिगर हटा रहा हूं, ये कंडीशंस हटा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फिर से किसकी मेरे बच्चे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट। अगेन टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई अपॉन टी, तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। और एक रिलेशन पढ़ा है v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो इस ओमेगा की जगह पर t बराबर क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन, इस ओमेगा की जगह पर v अपॉन आर, v अपॉन आर, आर पहुंचेगा ऊपर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर अपॉन वी। ये समझ में आया? यही लिखा है 2 पाई आर अपॉन वी। और ये क्या चीज है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की मैं बता चुका हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की रूट जी कैपिटल एम, ये अर्थ का मास है, अपॉन स्मॉल आर। और इसको जीएम को जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, आर रूट जी अपॉन स्मॉल आर। ये रिलेशन मैं बता चुका हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पर, इसकी जगह पर रूट जीएम अपॉन आर लिख दी। तो देखो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पर हमने लिखा है रूट जीएम अपॉन आर, तो ये आर ऊपर पहुंचेगा, तो देखो 2 पाई आर तो ऐसे की ऐसे लिख दिया। इस वाले टर्म को जब जैसे ही इसको ऊपर ऐसे लिखोगे ऊपर, तो ये आर ऊपर पहुंचेगा, तो रूट आर अपॉन जीएम। यहां तक क्लियर है? अब इस जीएम को देखो जरा गौर से, इस आर को मैं अंदर ले गया, इस आर को रूट के अंदर ले जाऊंगा, इस आर को, तो ये अंदर जाएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर ये रहा, तो अंदर जाके पावर कितनी हो गई, आर की पावर 3 अपॉन ये जीएम, तो 2 पाई रूट आर क्यू अपॉन जीएम। ये रिलेशन यहां तक का क्लियर है? अब एक काम करो, इस जीएम की जगह पर जी आर स्क्वायर लिख दो। इस जीएम की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखो यहां तक तो क्लियर है। यहां पर इस जीएम की जगह पर, इस जीएम की जगह पर ये रिलेशन मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, देखो टी बराबर 2 पाई रूट आर क्यू अपॉन जीएम। बच्चों एक सेकंड, ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड टी बराबर, ये रिलेशन लिख रहा हूं 2 पाई रूट आर क्यू अपॉन जी इंटू कैपिटल एम। और ये रिलेशन मैं जानता हूं जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम बराबर क्या लिख दूंगा मैं, जी इंटू आर स्क्वायर। इस जी एम की जगह पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया टी इक्वल टू 2 पाई
आर क्यू अपॉन इसकी जगह पर जी आर स्क्वायर लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना अब इसे। टी इजल टू 2 पाई, इसमें से एक आर रूट के बाहर ले लिया, इसमें से एक आर कैपिटल आर ले लिया, नीचे ऊपर क्या बचेगा, एक आर बचेगा और नीचे बचेगा जी। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? ये वाली बात ये रही। एक्चुअल में इस जीएम की जगह पर स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है। कैपिटल आर का एक आर मैंने बाहर ले लिया, इस आर की में से एक आर लिया तो एक आर बचेगा अंदर। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही बात है, क्लियर है? यहां से जरा गौर से देखिए, यहां से यहां पर रूट चढ़ा हुआ है, इस रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रिलेशन आ गया, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। इट मींस टी स्क्वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की। भाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, तो ये तो वैल्यू सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और इसका रूट हटाओगे मेरे बच्चे तो टी स्क्वायर करोगे, तो टी स्क्वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। मेरे ख्याल से ये ध्यान हो अगर आपको, ये केपलर्स थर्ड लॉ मैंने पढ़ाया था। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एच। आप फॉर्मूले याद रखना, मुझे तो याद है, आप ध्यान रखिएगा। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो स्मॉल आर को क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो यहां पर यही किया है, देखो, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो स्मॉल आर को क्या लिखेंगे, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो स्मॉल आर को क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो यहां पर कैपिटल आर लिखोगे आप, और यहां पर कैपिटल आर लिखोगे, यहां कैपिटल आर लिखोगे, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, तो 2 पाई बचेगा यहां पर। और रूट स्मॉल आर को क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, आर अपॉन जी। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? और इस जगह पर लिखोगे अगर, तब इस जगह पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लिखोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में जरा ध्यान से देखो, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर देन स्मॉल आर कैन रिटेन एज कैपिटल आर। स्मॉल आर को कैपिटल आर लिखो, कैपिटल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, तो रिलेशन आएगा यहां से 2 पाई रूट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल जी। ये रिलेशन समझ में आ गया पूरा। मैं इसकी बात कर रहा हूं इतने की। अगर हम स्मॉल आर को कैपिटल आर लिखते हैं इसमें जगह पर, तो देखो टी इजुगल टू 2 पाई ये रहा, स्मॉल आर को क्या लिखा मैंने, कैपिटल आर, इसकी जगह पर कैपिटल आर क्यू अपॉन जी इंटू एम। अब यहां देखना जरा गौर से, टी तो ये रहा, 2 पाई ये है, आर क्यू ये रहा, जी ये रहा, ये मास ऑफ अर्थ है बच्चों। अर्थ कैसी है, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल, और स्फीयर का वॉल्यूम मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस एन की जगह पर मैंने, इस वाले एन की जगह पर मैंने अर्थ का वॉल्यूम लिखा है 4/3 पाई आर क्यू और इनटू डेंसिटी। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां तक बात 100% क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ये तो कैपिटल जी है, कैपिटल एम की जगह पर लिख दिया है मैंने वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास की जगह पर लिख दिया मैंने। तो जरा गौर से देखिएगा, इस आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, इस आर क्यू से ये आर क्यू कैंसिल हो गए। यहां तक तो बात क्लियर है? नहीं है क्लियर तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। भाई ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहां से आया है? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यू अपॉन जी एम। और जब इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r हो, अगर इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, उस केस में स्मॉल r को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो ये रिलेशन T बराबर आ गया 2 पाई रूट आर क्यू अपॉन जी एम। और इस m की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो रूट आर क्यू अपॉन जी, और ये मास है अर्थ का, अर्थ का मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। तो देखो इस आर क्यू से ये आर क्यू कैंसिल हो गया, ये 3 पहुंचेगा ऊपर, तो रिजल्ट आएगा देखो T बराबर, ये 2 पाई को जरा एक काम कर रहा हूं, इस 2 पाई को भीतर ले जा रहा हूं, इस 2 पाई को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना है 4 पाई जी डी, 4 पाई जी डी, और ये 3 पहुंच गया ऊपर।
4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया T बराबर √3 पाई के नीचे GD। ये जरा गौर से देखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। सैटेलाइट का टाइम पीरियड, अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों, बहुत प्लैनेट के बहुत पास में परिक्रमा कर रहा हो, तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड प्लैनेट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये रिलेशन आपको समझ आ गया होगा बच्चों। जहां तक भाई इस RQ से RQ कट गया, 2 पाई को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर का 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर बन जाएगा, तो √3 पाई अपॉन GD। इस रिलेशन को ठीक से देख लो। अब देखिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, जरा गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पर एक बार आपके सामने। जैसे ये हमारी अर्थ है, मेरे साथ साथ बच्चों नोट कर लेना आप भी, ये अर्थ की रेडियस है, अर्थ सरफेस से h हाइट पर, ये कोई सैटेलाइट, और सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, इस अर्थ को हम प्लैनेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ प्लैनेट इज me, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज d, मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m। जरा गौर से देखना आंखें खोलकर, और सेंटर से, प्लैनेट के सेंटर से सैटेलाइट तक की ये वाली डिस्टेंस, यहां से लेकर के ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। स्मॉल r बराबर लिख सकता हूं कैपिटल R प्लस h। अब जरा गौर से देखिएगा, ये प्लैनेट जब ये जो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला VO इक्वल टू रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r इक्वल टू R रूट G अपॉन स्मॉल r। ध्यान हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो। इसका टाइम पीरियड क्या होता है बेटे, सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, ध्यान करो, 2 पाई रूट RQ अपॉन GM कैपिटल M है, या 2 पाई स्मॉल r अपॉन कैपिटल R रूट स्मॉल r अपॉन G। ध्यान है ना बच्चों, नहीं है ध्यान तो कोई बात नहीं। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, उस केस में स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, रूट, इसको कैपिटल R रख दो, G कैपिटल M अपॉन R। इस फॉर्मूले में जो कैपिटल M है ना, ये अर्थ का मास है बच्चों, और रूट G इंटू R ये रेडियस है अर्थ की। ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, T बराबर कैपिटल R लिख रहा हूं मैं, इसको कैपिटल R लिखूंगा, 2 पाई रूट कैपिटल RQ अपॉन GM लिखो, या फिर इसको कैपिटल R लिखो, कैपिटल R लिखो, कैपिटल R लिखो, तो 2 पाई रूट कैपिटल R अपॉन G लिखो। और अगर डेंसिटी के टर्म में लिखते हो, इसकी प्लैनेट की डेंसिटी D है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना √3 पाई अपॉन G इंटू D। अब जरा गौर से देखो, बड़े ध्यान से देखो, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं इस सैटेलाइट का मास है इसमें कहीं, और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में देखो जरा, ये किसका मास है, प्लैनेट का मास है, रेडियस प्लैनेट की है। क्या वेलोसिटी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या इस सैटेलाइट का मास आ रहा है, नहीं आ रहा। इसीलिए एक लाइन लिखिए बच्चों, देखो यहां नोट करके, द स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज डिपेंड अपॉन ओनली हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि इसमें स्मॉल r है, हाइट में स्मॉल r जो लिखा है ना, इसमें स्मॉल r लिखा है, स्मॉल r बराबर क्या होता है, r प्लस h। इसका मतलब इस फॉर्मूले में और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हाइट है क्या, हाइट है तो सही भाई, स्मॉल r लिखा है, क्योंकि स्मॉल r बराबर होता है r प्लस h, तो इसलिए लिखा है द स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट
is depend upon only height from the earth surface independent of mass, shape and size of the satellite. ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जरा ध्यान से देख लो आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से हाइट पर केवल डिपेंड करता है। इस वाले फॉर्मूलों में, इन दोनों फॉर्मूलों में कहीं भी इस सैटेलाइट का मास जो स्मॉल एम है ना, वो स्मॉल एम इसमें नहीं आ रहा कहीं, ना तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में स्मॉल एम है, ना टाइम पीरियड में। इसीलिए टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ द सैटेलाइट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दिस द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट √3π/GD। ये निकला है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट √3π/GD। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लो आप। इफ ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट मींस अर्थ, then its time period is depend upon only density of planet। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत पास में परिक्रमा कर रहा हो तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड इस प्लैनेट की केवल डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 3π और g तो कांस्टेंट है, केवल डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, किसकी? प्लैनेट की डेंसिटी पर। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट सुनो, the resultant force acting on the satellite is not zero। भाई इस सैटेलाइट पर रिजल्टेंट फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ। लेकिन सेंटर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या इस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये सैटेलाइट किसी इस प्लैनेट की ओर चल रहा है? नहीं जा रहा। क्या ये सैटेलाइट इस प्लैनेट पर फॉल हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन इस पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है नहीं, रिजल्टेंट फोर्स तो लग रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स जब लग रहा है तो इस सैटेलाइट को प्लैनेट पर गिर जाना चाहिए। लेकिन ये सैटेलाइट प्लैनेट पर नहीं गिरता। कारण उसका, क्योंकि इस पर नेट फोर्स बेशक जीरो नहीं है, तो जो भी नेट फोर्स लग रहा है एक्चुअल में ये नेट फोर्स इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कर देता है? सेंटीपिटल फोर्स के काम आ जाता है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये सैटेलाइट प्लैनेट पर फॉल नहीं करता। एक्चुअल में इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये सैटेलाइट क्या करता है? ये रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है सैटेलाइट पर, ये रिजल्टेंट फोर्स इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड करने में काम आ जाता है? सेंटीपिटल फोर्स। ये लिखा है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज नॉट जीरो बट ए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट ड्यू टू द प्लैनेट which provides necessary centripetal force। जो कि इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए, किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के काम आ जाता है। इसी वजह से ये सैटेलाइट प्लैनेट पर फॉल नहीं करता। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, दिस वेलोसिटी इज नॉर्मल टू फोर्स। ये जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की, इस पर लगने वाले फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट इज नो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट। इस फोर्स के द्वारा नेट फोर्स जीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, फिर भी इस फोर्स के द्वारा इस सैटेलाइट पर, सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने के लिए इस नेट फोर्स के द्वारा, मींस इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा no work done by this gravitational force on the satellite because force is normal to velocity। ये बात मैंने यहां लिख दिया बच्चों। फोर्थ पॉइंट ये लिखा है, work done by satellite is zero, work done by gravitational force acted on the satellite is zero। सैटेलाइट जब परिक्रमा करेगा प्लैनेट के चारों ओर, तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं होता। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ऑन द सैटेलाइट इज ऑलवेज जीरो। क्लियर होगी बात? कारण बिकॉज फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी होगी तो नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना मेरे बच्चे। भाई फिर से समझो इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को फिर से समझो। जैसे ये तो कोई प्लैनेट है
जैसे हमारी अर्थ, ये अर्थ की रेडियस, ये अर्थ का मास, अर्थ से h हाइट पर ये कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो इस प्लैनेट के द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो नहीं है, नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन इस फोर्स के द्वारा इस सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने में कोई वर्क नहीं किया जाता। वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क बराबर होता है, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है बच्चों, एफ डी कॉस थीटा। और यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, लेकिन एंगल कितना है 90। सो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट is always zero because this force is normal to displacement। ये बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं है बच्चों? क्लियर है? तो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, आप इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इसका फॉर्मूला ठीक से देख लो और कंडीशन समझ लो, समझ ली? और ये आप अपने पेन से नोट करना कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। स्मॉल m से m काट देना, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आएगी स्मॉल r के टर्म में, क्योंकि स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R प्लस h लिखेंगे। इट मींस ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डिपेंड अपॉन ओनली हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h की वैल्यू कम है तो स्मॉल r को कैपिटल R लिख देना, तो रिजल्ट ये आ जाएगी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखना आप, टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई t होता है, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह पर v अपॉन r ले लिया मैंने ऊपर, 2 पाई r ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने ये वाला, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए ये वाला रिलेशन हटा करके मैंने इस जगह पर लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पर 2 पाई r, तो ये रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी पर रूट जी m अपॉन r, ये r ऊपर ले लिया तो रिलेशन ये आ गया, इस r को अंदर ले लिया तो फॉर्मूला ये आ गया, इसमें से एक r बाहर ले लिया, इस gm की जगह पर gr स्क्वायर लिख दिया बच्चों, कैपिटल R मैंने बाहर ले लिया तो रिलेशन ये आ गया। ये कैपिटल थर्ड लॉ है। और अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में चक्कर लगा रहा हो तो स्मॉल r को कैपिटल R लिख देना, तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जैसे ही कैपिटल R लिखोगे इसे तो कैपिटल R से कैपिटल R कट जाएगा तो 2 पाई रूट r अपॉन g ये बचेगा, और इस वाले फॉर्मूले में कैपिटल R लिखते हो तो कैपिटल R क्यू ये हो जाएगा अपॉन gm, ये वाला gm, ये gm, g तो ये रहा, मास की जगह पर 4/3 पाई r क्यू इंटू डेंसिटी, r क्यू से r क्यू कट गया, 2 पाई को इसको अंदर ले लेना तो रिलेशन ये आ जाएगा t इक्वल टू रूट 3 पाई अपॉन g। यहां तक बात क्लियर है? और ये पॉइंट मैंने लिखे हैं नोट, स्पीड मींस ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन ओनली हाइट ऑफ द satellite from the earth surface independent of mass, size and shape of the satellite. Time period of satellite, if satellite revolve very close to the planet, t is equal to root 3 pi upon gd. If the satellite is revolving very close to the surface of planet, then its time period is depend upon only density of planet. Resultant force acting on the satellite is not zero. Satellite पर net force zero नहीं होता, नेट फोर्स प्लैनेट की सेंटर मतलब सैटेलाइट की ऑर्बिट के सेंटर की तरफ लगता है, बट एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो जीरो नहीं है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां जा रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द प्लैनेट विच प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था वर्क डन बाय सैटेलाइट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज ऑलवेज जीरो। कारण बिकॉज फोर्स इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी। मतलब जो फोर्स लगेगा मेरे बच्चा, ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, या ऐसे कह दो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। इसी वजह से इस फोर्स के द्वारा इस सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने में कोई वर्क नहीं होता। सो नो एनर्जी स्पेंड ऑफ द सैटेलाइट इन ऑर्बिटल मोशन। इस वीडियो को बच्चों 1-2 बार आप सुने और इसको नोट कर लें, ठीक है कि नहीं? और इसको मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, इन पॉइंटों को कम से कम
2 बार आप रिवाइज करें।